नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। ज्योतिर्मठ से बड़ी खबर मिल रही है। एक बार फिर सड़कों पर उतरे हैं लोग। भू धसाव ट्रीटमेंट को लेकर सड़कों पर उतरे हैं लोग। विस्थापन में देरी और विरोध भी देखा गया है। ज्योतिर्मठ भू धसाव प्रभावितों का महा आंदोलन लगातार जारी। बद्रीनाथ हाईवे पर प्रभावितों ने किया चक्का जाम। 21 महीने से नहीं हुआ ट्रीटमेंट, सुरक्षा कार्य और मंगल महिला दल से जुड़ी महिलाएं भी धरने पर बैठी हैं। टैक्सी यूनियन व्यापार सभा का भी आंदोलन को समर्थन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार प्रभावित जो हैं वो अब आंदोलन करते हुए भी नजर आ रहे हैं और प्रोटेस्ट वो कर रहे हैं। 21 महीनों से नहीं हुआ है ट्रीटमेंट का कार्य शुरू। ऐसे में लोग नाराज भी हैं और महिला मंगल दल भी अब धरने पर बैठी है। टैक्सी यूनियन व्यापार सभा का भी आंदोलन को समर्थन मिला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ज्योतिर्मठ में एक बार फिर से सड़कों पर लोग उतर आए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जल्दी विस्थापन की कार्रवाई को पूरा किया जाए। भू धसाव ट्रीटमेंट और विस्थापन में देरी पर भी विरोध जता रहे हैं स्थानीय लोग। लगभग 21 महीने पूरे हो गए। हम यहीं पे चक्का जाम किए थे और कुछ वादे हमारे साथ किए गए थे। लगभग एक भी वादे में कार्य नहीं हुआ और हम बार बार यहाँ से लेके देहरादून और दिल्ली तक हम पहुँचे हैं अपने प्रतिनिधियों को मिलने के लिए, लेकिन एक भी सकारात्मक कार्य नहीं हो पाया। आज हम मजबूर हैं और हम तैयारी कर रहे हैं। थोड़ी देर में हम चक्का जाम करेंगे। यद्यपि हमें बहुत बुरा लग रहा है, बद्रीनाथ की यात्रा चरम पर है, लेकिन अब हमें इसके अतिरिक्त कोई रास्ता ही नहीं है। थोड़ी देर में हम जाम करेंगे। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें पार्टी के विधायक, सांसद, राज्यसभा सांसद समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इसे लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि जहां जहां कम सदस्य बने हैं वहां ज़्यादा सदस्य बनाए जाएंगे और दूसरे चरण में किसान मोर्चा किसानों को, महिला मोर्चा महिलाओं को और युवा मोर्चा युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेगा। समीक्षा कर रहे हैं। सेकंड चरण आज के बाद हमारा सेकंड चरण प्रारंभ होगा। हमारे सारे मोर्चे प्रकोष्ठा प्रमुख क्षेत्रों में, किसान मोर्चा किसानों के क्षेत्र में, युवा मोर्चा युवाओं के बीच में जाकर, महिला मोर्चा महिलाओं के बीच में सदस्यता अभियान को गति देगा और जिन क्षेत्रों में सदस्यता कम हुई है उन क्षेत्रों में सदस्यता बढ़ाने के लिए। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह सदस्यता अभियान को धार दी जा रही है? लगता है संपर्क हमारा टूट गया है, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि बीजेपी का लगातार सदस्यता अभियान जारी है। ऐसे में तमाम विधायकों, सांसदों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने आसपास में ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाएं। सीएम धामी ने हाल ही में आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को प्रदेश की सभी सड़कें 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए थे। साथ ही अतिवृष्टि से प्रदेश में हुए नुकसान को लेकर भी ये निर्देश दिए गए थे कि सभी अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए रखें, जिस पर अब देहरादून के जिलाधिकारी समीर बंसल ने कहा है कि संबंधित विभाग खराब हुई सड़कों को लगातार चिन्हित करने का काम कर रहा है। विभाग को जिस भी तरह की मदद की जरूरत होगी, प्रशासन उसमें पूरा सहयोग करेगा ताकि खराब हुई सड़कों को जल्द से जल्द गड्ढा मुक्त किया जा सके। देखिए, सर्वप्रथम ब्लड बैंक का इशू था जो काफ़ी समय से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था, जो शासन ने भी पूर्ण रूप से सपोर्ट किया है और आवश्यकता को समझा है। इसी के चलते हमारी कार्यदायी संस्था का चयन हो गया और अगले 10 दिन में एस्टीमेट सबमिट हो जाएगा और बहुत जल्द इसका पैसा रिलीज़ हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। सेकेंडली, हमारा एसएनसीयू का प्रोजेक्ट था
जहाँ पर ये बहुत आवश्यक था कि हम अपना स्टाफ डिप्यूट करें, डॉक्टर्स डिप्यूट करें, उसकी भी लिस्ट आपसे शेयर कर दी गई है। हमारी स्टाफ नर्सेज ऑपरेशन में आ जाएंगी, एमओज आ गए हैं, पेडिट्रिशियन भी जल्द मिल जाएगा। देहरादून में डेंगू की रोकथाम को लेकर नगर निगम लगातार एक्शन मोड में काम कर रहा है। इसको लेकर नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा है कि बीते दिनों लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। काम में लापरवाही बरतने वालों से अभी तक कुल मिलाकर 1 लाख रुपए का चालान भी वसूला गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आशा कार्यकर्ताओं के साथ हमारे सुपरवाइजर शहर भर में फॉगिंग और लार्वा नष्ट करने का काम कर रहे हैं। लार्विसाइडल का छिड़काव किया जा रहा है। कल भी, जैसा आज आपने समाचार पत्र में पढ़ा होगा, कल भी हमारे द्वारा चालान किए गए हैं लगभग 1 लाख रुपए की राशि के। और जब से सीजन शुरू हुआ है तब से लगातार चालान की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त लार्विसाइडल और फॉगिंग के लिए भी आशा कार्यकर्त्री के साथ मिलकर हमारे सुपरवाइजर्स और हमारे कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं। देहरादून में सड़कों के जाम को देखते हुए पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया है। अब कहीं भी नो पार्किंग में खड़े वाहनों को टो कर ट्रैफिक कार्यालय में लाया जाएगा और वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को नियंत्रित करने के लिए देहरादून के नगर और देहात क्षेत्र में अलग अलग मार्गों पर पुलिस ने कार्रवाई का दायरा बढ़ा दिया है। एसएसपी देहरादून के मुताबिक नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों को टो करने के लिए अब 21 क्रेनों का संचालन किया जा रहा है। अतिरिक्त क्रेन बढ़ाने के लिए दून पुलिस ने शासन से भी अनुमति मांगी है। और खासकर जो देखा गया है कि सड़क किनारे गाड़ी खड़ी होने पर, चाहे 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, उसके कारण काफ़ी यातायात में प्रबंधन में दिक्कत आती है। तो अब इसको क्रेन को बढ़ाने के लिए शासन से अनुमति इसमें मांग ली गई है। इसमें 21 क्रेनों को रखा जाएगा। अलग अलग रूट निर्धारित किए गए हैं कि एटलीस्ट एक रूट पर एक क्रेन, अगर कोई गाड़ी टो कर रही तो दूसरी क्रेन वहाँ पर रहे मौजूद। तो इसको देखते हुए 21 क्रेनों का अनुमोदन के लिए भेजा गया है। और इसमें 2 व्हीलर के लिए अभी तक अनुमति नहीं थी, तो 2 व्हीलर के लिए भी कहा गया, चूँकि बहुत सारे ऐसे 2 व्हीलर हैं जो सड़कों के किनारे खड़े करके लोग चले जाते हैं, बाजार में खड़े करके चले जाते हैं और उसके बाद उससे यातायात प्रबंधन में दिक्कत आती है। तो ऐसे 2 व्हीलर को टो करने के लिए भी शासन से अनुमति मांगी गई है। मुझे लगता है शीघ्र आने के उपरांत इसको अगले माह से इसको शुरू कर दिया जाएगा। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर मलबा गिरने से मार्ग बाधित होने की वजह से अब लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं डीएम आलोक कुमार पांडे ने क्वारब में राष्ट्रीय राजमार्ग 109 का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एनएच के अधिशासी अभियंता महेंद्र कुमार को मार्ग के स्थायी समाधान की दिशा में काम करने के निर्देश दिए। साथ ही डीएम ने क्वारब के पास एक वैली ब्रिज बनाने की बात भी कही, ताकि मार्ग अवरुद्ध होने पर यातायात के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके। वहीं डीएम ने अधिकारियों को पहाड़ी से मलबा गिरने के रोकथाम के लिए तकनीकी समाधान पर भी विचार करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, अभी एनएच के अधिशासी अभियंता, मुख्य विकास अधिकारी और एडीएम के साथ इसका विजिट किया गया है और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ बहुत बड़ा एक पाल डेवलप हो गया है और इसके वजह से लैंडस्लाइडिंग हो रही है, पत्थर भी आ रहे हैं। एनएच से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि कल हाई लेवल पर मीटिंग हुई है, टीएडीसी को दिया है। हम लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में इनको कहा है कि इंजीनियरों को बुला के एक डेली ब्रिज की स्थापना कर दें और दूसरा अन्य जहाँ पे मलबा हटा सकते हैं हटा लें और जो कुछ तकनीकी अपने विशेषज्ञों को दिखाते हैं उपचारात्मक कार्रवाई करें, क्योंकि अल्मोड़ा की यही एक लाइफलाइन है। ये बंद हो गई तो फिर रानीखेत होते हुए बहुत लंबा रहा। उत्तर प्रदेश के माफियाओं का उत्तराखंड के जंगलों में तांडव देखने को मिल रहा है। दिन के उजाले में अपने दल बल के साथ हाथों में हथियार लेकर प्रतिबंधित जंगलों के अंदर माफिया घुस जाते हैं और वन संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर वन संपत्ति को अपने वाहनों में भरकर ऊंचे दामों में बेचते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि हुक्मरानों को इसकी कानों कान खबर नहीं है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में एक्शन तो उत्तराखंड में अपराधियों का बोलबाला। यूपी के माफियाओं का उत्तराखंड के जंगलों में आतंक। जंगलों में घुसकर वन संपत्तियों को पहुंचा रहे नुकसान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माफिया पशक्ति के बाद बौखलाए लकड़ी माफियाओं ने अब अपना रुख उत्तराखंड के जंगलों की ओर कर लिया है। दरअसल दल बदल के साथ जंगलों के अंदर घुसकर बिना नंबर प्लेटों के वाहनों के साथ
वनस्पति को खुर्द-बुर्द कर चिप्स के रूप में बदलकर ऊंचे दामों में नीलाम कर रहे हैं। मामला तराई पश्चिमी डिवीजन क्षेत्र के आम पोखरा रेंज से जुड़ा हुआ है, जहां कुछ लकड़ी माफिया दर्जन भर लोगों के साथ धारदार पेड़ों को काटने वाले हथियारों को लेकर जंगल में घुस जाते हैं और सुबह से शाम तक जंगलों को खुर्द-बुर्द कर बड़ी संख्या में वन संपत्ति को मशीनों के जरिए चिप्स के रूप में बदलकर वाहनों में भरकर ले जाते हैं। क्षेत्रीय रेंजर को माफियाओं की नहीं है जानकारी। खबर बताने पर क्षेत्रीय रेंजर ने कहा, करेंगे जांच। बिना नंबर प्लेट गाड़ी लेकर आते हैं वन माफिया। बड़ी बड़ी कटर मशीनों को लेकर आते हैं वन माफिया। जंगल के लिए है एक ही रास्ता, कैसे आ रहे माफिया। जंगल को तहस नहस किया जा रहा और क्षेत्रीय रेंजर को कानों कान खबर तक नहीं। लिहाजा सवाल उठ रहा है कि क्या रेंजर के इशारों पर ही माफिया को अवैध कारोबार करने की इजाजत मिली है, क्योंकि जिन जंगलों में यूपी के वन तस्कर जंगलों में घुसकर वन संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे, उस जंगल का एक ही रास्ता है और रास्ते में निगरानी के लिए वन चौकी भी बनाई गई। बावजूद वन माफिया बिना नंबर प्लेट के वाहन और कटर मशीनों के साथ जंगल में कैसे घुस रहे हैं? जब वन चौकी है तो क्या फिर वहां पर वाहनों की जांच तक नहीं की जा रही है? ये ऐसा कोई प्रकरण मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन ये आपके द्वारा इसको उठाया गया तो मैं इसको दिखवाता हूँ और इसकी जांच कराता हूँ। अगर इसमें कहीं कोई दोषी पाया गया तो जरूर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, मैं इसको आपने जो बताया है मैं इसका संज्ञान लेता हूँ और इसमें तत्काल उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और जो भी अगर कोई इस घटना में अगर कोई संलिप्त होगा या कोई किसी तरीके की किसी की लापरवाही सामने आती है तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। डीएफओ ने कहा, मामले की नहीं जानकारी, मीडिया से मिली है जानकारी, करेंगे कार्रवाई। हरे भरे पेड़ों को काट रहे हैं यूपी के वन माफिया। वन अधिकारियों की कार्यशैली पर उठा सवाल। वन चौकी पर क्या नहीं होती वाहनों की जांच? पूरे मामले पर तराई पश्चिमी डिवीजन के मुखिया प्रकाश चंद आर्य को जानकारी तक नहीं है। डीएफओ प्रकाश चंद आर्य का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी और जो भी जांच में सामने आता है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह अलग बात है कि खबर मीडिया की सुर्खियां बन रही हैं तो डीएफओ साहब सफाई दे रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने हैं उसमें कई तरह के सवाल हैं जिसका जवाब मौजूदा वक्त में किसी के पास नहीं, सिर्फ जांच का हवाला दिया जा रहा और कार्रवाई की बात की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। पुरानी और नई पेंशन के बीच केंद्र सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लेकर आई। केंद्र को पूरी उम्मीद थी कि इस स्कीम से चला आ रहा विवाद थम जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उत्तराखंड के कर्मचारी पुराने पेंशन की मांग पर अड़े हुए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में पुरानी पेंशन बहाली की मांग तेज है। देहरादून में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने परेड मैदान से कलेक्ट्रेट तक आक्रोश मार्च निकाला। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के आह्वान पर कर्मचारी देश भर में सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पेंशन को लेकर कर्मचारियों में बीजेपी सरकार के खिलाफ आक्रोश है। हम भी चाहते हैं कि जैसे सब लोग ले रहे हैं पेंशन हम भी करें। हम अपनी नौकरी के इतने साल दे रहे हैं तो हम चाहते हैं जब हम रिटायर होए तो हमें भी एक सिक्योर फ्यूचर मिले और इसके लिए हम पूरा संघर्ष करेंगे। अल्मोड़ा में कर्मचारियों ने सैकड़ों की संख्या में आक्रोश रैली निकाली। साथ ही नंदा देवी में महासभा का आयोजन कर इसका विरोध किया। पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे जिला अध्यक्ष गणेश भंडारी ने कहा कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर दी जाती कर्मचारियों का आंदोलन जारी रहेगा। ये हमारा जो आज पूरे उत्तराखंड में 13 के 13 जनपदों में आज एनपीएस और यूपीएस के विरोध में पेंशन आक्रोश रैली निकाली जा रही है, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तहत हमें ये कार्यक्रम दिया गया है। और निश्चित तौर पर अल्मोड़ा जनपद में आज काफ़ी संख्या में यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं हमारे शिक्षक कर्मचारी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हम ये चाहते हैं कि एनपीएस और यूपीएस के जगह केवल ओपीएस पे ही हमारी मांग है और ओपीएस ही हम चाहते हैं और ओपीएस को ही बहाल किया जाए। बैठक में कर्मचारियों ने एक स्वर में कहा है कि जब विधायकों और सांसदों की पेंशन मिल सकती है तो कर्मचारियों की पेंशन क्यों बंद कर दी गई, ये बताना होगा। कर्मचारियों का कहना है कि पुरानी पेंशन बंद कर केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना लेकर आई, जिसका लगातार विरोध हुआ, तो अब यूपीएस लेकर आई जो नई पेंशन से भी बेकार है।
हमारी केवल एक ही मांग है, वो है पुरानी पेंशन बहाल की जाए। जब देश में एक संविधान है, एक विधान है, एक कानून है, तो पेंशन दो क्यों? हमारे माननीय विधायक और माननीय सांसदों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन कर्मचारी जो शासन प्रशासन का अभिन्न अंग है, जिनके दम पर ये पूरा देश का शासन प्रशासन चल रहा है, उनको जो है पुरानी पेंशन से वंचित किया जा रहा है, जो कि उनके प्रति अन्याय है। तो जब ये इतनी अच्छी योजनाएं हैं, ये जो एनपीएस है और जो यूपीएस है, तो इनको हमारे माननीय सांसदों और विधायकों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? केवल कर्मचारियों को ही जो है, कर्मचारियों के पैसे को ही जो है शेयर मार्केट के हवाले क्यों किया जा रहा है? इस प्रश्न को लेकर के आज ये यहाँ पर रैली और धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। बात सिर्फ अल्मोड़ा की नहीं है, प्रदेश भर के कर्मचारियों में केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर आक्रोश है। लिहाजा देहरादून से लेकर अल्मोड़ा तक कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों को विपक्ष का भी समर्थन मिल रहा है। सरकार की नीतियों का विरोध उत्तराखंड में मैदान से लेकर पहाड़ तक हो रहा है। जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पे चरणबद्ध तरीके से ये कार्यक्रम दिया गया है और जिसके क्रम में आज ये आक्रोश रैली का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है। और आने वाले समय में यदि सरकार हमारी इस नियोजित मांग जो जिसकी पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम लोग यहाँ पे आंदोलन करते हैं, और यदि सरकार नहीं मानती तो आने वाले समय में हम और कड़े फैसले लेने को हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में जो भी हमें दिशा निर्देश दिए जाएंगे, उसके अनुक्रम में हम आगे की कार्रवाई करने के लिए तत्पर रहेंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से लागू की जाने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस से कर्मचारियों को काफी नुकसान होगा। यूपीएस के तहत कर्मचारियों के वेतन से कटौती कर अंशदान के रूप में जमा की गई 10% राशि उन्हें वापस नहीं मिलेगी। नई पेंशन की स्कीम हमारे हित में इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो हमारा कंट्रीब्यूशन है उसका जब आप विड्रॉल करेंगे तो उसका 25% ही विड्रॉल कर सकते हैं, और जब आप रिटायर्ड होंगे तो आपको आपका एक मुश्त पैसा पूरा नहीं मिलेगा। जब कोई कर्मचारी, अधिकारी, कोई भी सरकार के लिए अपने जीवन की इतनी लंबी सेवा दे रहा है, उसके बाद वो अपने ही पैसे का पूर्ण रूप से विड्रॉल नहीं कर सकता, और उसमें एक कंडीशन है कि आप 10 या 15 साल के बाद कुछ % निकाल सकते हैं। तब तक किसको पता है कि वो उसकी आयु इतनी दीर्घ है। जैसे मैं किसी विभाग में कार्यरत हूँ, मैं अपने 30-32 साल उस विभाग मैं सेवा दे रही हूँ, उसके बाद मैं खुद के ही पैसे को विड्रॉल नहीं कर सकती, तो वो कि कोई भी सेवानिवृत्त साथी है उसके किस काम आएगा। तो हम ये नई पेंशन योजना से नहीं कोई खुश नहीं है, हमको पुरानी पेंशन योजना ही लागू करे, ये हम चाहते हैं। सरकार से हमारा अनुरोध है कि कृपया हमें पुरानी पेंशन योजना का ही लाभ दिया जाए। पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग समय समय पर की जाती रही है, लेकिन सरकार यह मानने को तैयार नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक कई बार अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे, लेकिन अब इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया है। लिहाजा यह तो है कि आने वाले दिनों में यह आंदोलन और भी तेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर नहीं हो पा रही है, और ऐसे में जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई पर भी बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मौजूदा हालात तो ये हैं कि धर्मनगरी हरिद्वार के भगवानपुर में 135 बच्चों पर 2 ही शिक्षक तैनात हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शिक्षक 135 बच्चों को क्या ही पढ़ाते होंगे और कैसे पढ़ाते होंगे। इस रिपोर्ट में देखिए। ऐसी स्थिति उस प्रदेश की है जहां बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है। कहने को उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, और सरकार का दावा है कि राज्य तेजी से तरक्की कर रहा है। फिर समझ में यह नहीं आता कि अगर सब कुछ ठीक है तो शिक्षा विभाग की तस्वीरें क्यों नहीं बदल रही हैं। प्रदेश सरकार शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, सब पढ़ो का नारा देती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। कैसे बच्चों को हैंडल करना है इसकी तो ट्रेनिंग हमें दी जाती है, विभाग समय समय पे ट्रेनिंग देता है हमें, और हमारे बीओ सर ने भी व्यवस्था कर रखी है। हाई स्कूल के टीचर भी यहाँ पे आके पढ़ाते रहते हैं बच्चों को, और व्यवस्था के लिए हमने एप्लीकेशन दे रखी है। बीओ सर यहाँ पे एक टीचर की व्यवस्था कर देंगे। कितने टीचर हैं फिलहाल? अभी फिलहाल यहाँ पर 2 टीचर हैं और 135 बच्चे हैं। 135 बच्चे, 2 टीचर जी। शिक्षा प्राप्त करने में काफी समस्या सामने करना पड़ रहा है बच्चों को। हाँ, तो हम क्या मांग करके अपने टीचरों को? जी हाँ, एक टीचर की मांग कर रखी है हमने। कितने समय से समस्या चलती आ रही है? ये तो अभी सर
मार्च से रिटायर हुए हैं सर, तब से 2 टीचर हैं, नहीं तो उससे पहले 3 थे हम लोग। धर्मनगरी हरिद्वार में भगवानपुर के चोली शहाबुद्दीन राजकीय जूनियर स्कूल में 135 छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और स्कूल में 2 ही शिक्षक तैनात हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 2 अध्यापक 135 बच्चों को किस तरह से शिक्षा दे पाएंगे। शहाबुद्दीन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य का कहना है कि टीचरों की कमी है, किसी तरह मैनेज करना पड़ता है। कई बार इस संबंध में आलाधिकारी को लिखकर भी भेजा हुआ है, मगर अभी तक किसी भी अन्य अध्यापकों की यहाँ पर नियुक्ति नहीं की गई। हाँ, बीच में समस्या थी, कई साल समस्या रही, तब भी 2 ही टीचर थे हम, पर फिर एक टीचर आ गए थे 2019 में। हम एप्लीकेशन लिख के भेजते हैं और छात्र संख्या लिख के भेजते हैं कि सर इतने टीचर हैं और इतने अध्यापक हैं। इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी अभिषेक शुक्ला से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जूनियर हाई स्कूल उच्च निर्मित हो चुके हैं और इस कैंपस में हाई स्कूल चोली शहाबुद्दीनपुर विधिवत चल रहा है। उसमें एलटी संवर के सभी शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। एलटी संवर के शिक्षक कक्षा 6 से 10 तक के 4 छात्राओं को पढ़ा सकते हैं और इसीलिए उनकी नियुक्ति हुई है। कुछ संगठन में विवाद होने के कारण यह दिक्कत सामने आ रही है। मुख्य शिक्षा अधिकारी व जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से भी लेटर जारी हो चुका है। चौली शहाबुद्दीनपुर जो जूनियर हाई स्कूल है वो उच्चीकृत हो चुका है। उसी कैंपस में हाई स्कूल चौली शहाबुद्दीनपुर विधिवत चल रहा है, जहां पे एलटी संवर्ग के समस्त शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। एलटी संवर्ग के शिक्षक कक्षा 6 से 10 तक पढ़ाने के लिए ही नियुक्त हुए हैं। चूंकि संगठन का कुछ इशू है, जूनियर शिक्षक संगठन का, इस वजह से जूनियर उच्चीकृत जूनियर हाई स्कूल्स जो हैं वो पृथक से संचालित कर रहे हैं वो लोग अपने, इस वजह से दिक्कत आ रही है। मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर से और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर से इस आशय का निर्देश प्राप्त हो चुका है, जारी कर दिए जा चुके हैं कि जूनियर और स्कूल जो सेक्शन है वहाँ पे एलटी के अध्यापक भी पढ़ाएं। मैं इस मैटर को देखता हूँ, यदि वो नहीं पढ़ा रहे हैं तो हम उनके लिए कार्रवाई करेंगे और उनके लिए विधिवत निर्देश जारी करेंगे। और यदि किसी शिक्षक की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी तो जहाँ पे अधिसंघ के शिक्षक हैं वहाँ से हम व्यवस्था हेतु भी शिक्षक को भेजेंगे, जनहित में और छात्र हित में। खंड शिक्षा अधिकारी का कहना है कि जूनियर सेक्शन में एलटी के अध्यापक भी बच्चों को पढ़ाएंगे और अगर ऐसा नहीं होता है तो कार्रवाई की जाएगी। शिक्षक की अगर आवश्यकता वहां पर है तो जल्द शिक्षक भी वहां पर नियुक्त किए जाएंगे। शिक्षकों की नियुक्ति कब होगी ये तो वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन मौजूदा वक्त में बच्चों की पढ़ाई पर जो असर पड़ रहा है इसके लिए कौन जिम्मेदार है ये जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।